नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल मैसूर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन तक बात की थी। हमने देखा था कि 6CO2 plus 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 हमें मिलता है। तो उसमें हमने H2O का लाइसिस होकर ऑक्सीजन जो इधर मिल रहा है बाय प्रोडक्ट्स की तरह, वो कैसे मिलता है वो हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बात की। और दोस्तों, इसके साथ साथ एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन भी कैसे होता है वो हमने बात की। अब ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ है, उस एटीपी एंड एनएडीपीएच का यूज करके डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन कैसे होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने आधा पाथवे देख लिया था, H2O का लाइसिस होकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आज हम बात करेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। तो आज हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन को दोस्तों हम C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। C3 साइकिल के अलावा और कुछ भी उसके नाम है, जैसे कि केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, यानी कि और कुछ भी नाम है वो हम बोल सकते हैं। C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल दोस्तों इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो C3 साइकिल है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन का जो पूरा पाथवे है, वो मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम उसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। तो दोस्तों, ये डार्क रिएक्शन हो रही है मेनली स्ट्रोमा के अंदर। हम जो बात की थी, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेना। और दोस्तों, हम जानते हैं कि ग्रेना के सिंगल यूनिट्स को बोलते हैं थाइलेकोइड्स। तो हमने देखा था कि थाइलेकोइड्स का मेम्ब्रेन है ये। थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन हो रही है और इधर अंदर ल्यूमेन में H2O का लाइसिस हो रहा है और स्ट्रोमा के अंदर लाइट रिएक्शन के दरमियान स्ट्रोमा के अंदर एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा था। दोस्तों, तो स्ट्रोमा के अंदर एटीपी एंड एनएडीपीएच का यूज करके स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो याद रखना, डार्क रिएक्शन हो रही है इधर स्ट्रोमा में। कहां पर? स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, याद रखना दोस्तों। ये पूरी C3 साइकिल है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन का जो पूरा पाथवे है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्यों दोस्तों एंजाइमेटिक रिएक्शन? क्योंकि मल्टी स्टेप प्रोसेस है और कई सारे स्टेप में कई सारे एंजाइम यूज होते हैं, इसलिए उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलते हैं। मेनली दोस्तों उसमें रुबिस्को एंजाइम यूज होता है। रुबिस्को के बारे में हमने आगे देख लिया था। बाद में इसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है। एटमॉस्फेयर में से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट्स होता है। बाद में ये पूरा पाथवे है मेल्विन केल्विन ने दिया था, इसलिए उसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों। और दोस्तों, मेल्विन केल्विन ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम उसने यूनिसेल्युलर आल्गी का यूज किया था और आइसोटोपिक 14 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया था, यानी कि 14 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो याद रखना, यूनिसेल्युलर आर्गी और आइसोटोपिक 14 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं
ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है C3 साइकिल, तो कितने स्टेप में चल रही है? तो C3 साइकिल दोस्तों मेनली 3 स्टेप में हो रही है। कौन कौन से 3 स्टेप? चलो देखते हैं कौन से 3 स्टेप। सबसे पहले हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन के बाद हो रहा है रीजनरेशन। बट दोस्तों रिडक्शन और रीजनरेशन के बीच में हमें रिडक्शन और रीजनरेशन के बीच में हमें ग्लूकोज का सिंथेसिस देखना है। याद रखना सबसे पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन, बाद में हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन और रीजनरेशन के बीच में ग्लूकोज का सिंथेसिस हमें देखना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही है ग्लूकोज सिंथेसिस कैसे होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। एक कार्बोक्सिलेशन फेज है दोस्तों, उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कि एडिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, एडिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आरयूबीपी में, और 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं। याद रखना सबसे पहले जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, रुबिस्को एंजाइम के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अब रिडक्शन फेज में क्या होता है दोस्तों? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उनमें से पूरी ये 2 स्टेप में प्रोसेस है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाद में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इधर एटीपी का यूज होगा, जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बने थे उसका यूज होगा, इधर एनएडीपीएच का यूज होगा। तो एटीपी और एनएडीपीएच यूज होकर 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनेंगे, यानी कि 3 पीजीएल बनेगा रिडक्शन फेज में। बाद में दोस्तों 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से कुछ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है वो ग्लूकोज सिंथेसिस में यूज होंगे, और जब भी पूरा पाथवे हम देखेंगे उसमें देखेंगे। और तीसरा फेज है दोस्तों रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि का जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, या तो डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है। पीजीएल और डीएचएपी एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है। तो फिर से पीजीएल और डीएचएपी में से आरयूबीपी बनता है, आरयूबीपी का मॉलिक्यूल्स बनता है। तो फिर से जो आरयूबीपी का मॉलिक्यूल्स बना वो नए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। तो दोस्तों ऐसे पूरी 3 स्टेप में प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले है कार्बोक्सिलेशन, बाद में है रिडक्शन, बाद में है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में से जो नया CO2 है उसको फिक्स करने के लिए आरयूबीपी तो बनना पड़ेगा ना, तो इसलिए रीजनरेशन होता है। और रिडक्शन और रीजनरेशन के बीच में ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा दोस्तों। तो है डार्क रिएक्शन। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक डार्क रिएक्शन यानी कि C3 साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये C3 साइकिल है उसका जो पूरा पाथ है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों तो हम C3 साइकिल को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों हमने देखा शॉर्ट में कि C3 साइकिल है और मेनली 3 फेज में हो रहा है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। और रिडक्शन और रीजनरेशन के बीच में ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, वो भी हमने देखा। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन क्या है, रीजनरेशन क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो सबसे पहले फिक्स होता है 5 कार्बन वाले आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स। आरयूबीपी का फुल फॉर्म है रुबिस्को 1,5-बिसफॉस्फेट। दोस्तों आप एक फुल फॉर्म भी याद रखना, आरयूबीपी का फुल फॉर्म है रुबिस्को 1,5-बिसफॉस्फेट। तो
ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें करना है दोस्तों। ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 6 कार्बन होते हैं, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला है। तो इधर हमें 6 कार्बन चाहिए, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp चाहिए, यानी कि 5 कार्बन वाला RuBp है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और जो बनेगा वो दोस्तों पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट। 6 कार्बन वाला पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट। दोस्तों इधर 5 कार्बन RuBp के, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बना 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट, 6 कार्बन वाला। इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ है रुबिस्को एंजाइम, और पहला जो अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बना था ना वो दोस्तों थोड़े टाइम के लिए बना है, बाद में वो कन्वर्ट्स हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, जिसमें H2O ऐड हुआ। याद रखना है पूरी प्रोसेस दोस्तों। तो इधर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और बनाता है 3 कार्बन वाले 12 मॉलिक्यूल्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी दोस्तों 1 कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स करें तो इसके लिए 1 RuBp चाहिए। तो 1 RuBp 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, तो हमें मिलता है 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो आप याद रखना, इधर देखो RuBp का 5 कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन, 5 और 1 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बना, उनमें से 3 कार्बन वाले 2, इधर हम 1 की बात करें तो 3 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। दोस्तों यहां तक के स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज। याद रखना, इधर तक के स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज। तो इधर जो यूज होता है एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम दोस्तों, खास करके याद रखना। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है दोस्तों, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि रिडक्शन होता है इधर। याद रखना, अब जो फेज आ गया वो रिडक्शन फेज। रिडक्शन भी मेनली 2 स्टेप में होता था, हमने देखा था। पहला स्टेप में एटीपी का यूज होता है और दूसरा स्टेप में NADPH का यूज होता है। दोस्तों इधर जो पूरी रिएक्शन दी है मैंने इक्वल करके दी है आप सबको, पूरी 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यानी कि पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इधर रिडक्शन फेज में क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उनमें से बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 12 मॉलिक्यूल्स एटीपी रिक्वायर्ड होता है और 12 मॉलिक्यूल्स एटीपी कन्वर्ट्स होते हैं एडीपी। यानी कि इधर क्या होता है, एक फॉस्फेट जुड़ता है, इसका मीनिंग क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तीसरे स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप था और एक स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, वो फर्स्ट वाले स्थान पर बना क्या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है उसके लिए एंजाइम यूज होता है काइनेज। याद रखना, जहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है वहां पर काइनेज एंजाइम यूज होता है। तो एटीपी में से क्या बना, एडीपी। दोस्तों अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उनमें से बना 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से बना 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो डिहाइड्रोजिनेज, जहां में
NADPH में से 12 NADP बना, यानी कि इधर 12 ATP खर्च हुआ, इधर 12 NADPH खर्च हुआ, जो बनाता है लाइट रिएक्शन के अंदर। मालूम पड़ा? तो हमने बात की थी कि लाइट रिएक्शन में जो ATP एंड NADPH बन रहा है वो यूज हो गए डार्क रिएक्शन में, तो यहां पर यूज हुए। तो इधर फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और 12 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे। दोस्तों यहां तक की जो बात है उसमें हमने दो फेज की बात की, कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। याद रखना, कार्बोक्सिलेशन फेज में जो एंजाइम यूज होता है वो है रुबिस्को। रिडक्शन के फेज में काइनेज एंजाइम, बाद में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दोस्तों काइनेज एंजाइम है वो फॉस्फेट को जोड़ता है। इधर ATP एंड NADPH का यूज हुआ और क्या बना, 12 molecules of 3 phosphoglyceric acid, and sorry 12 molecules of 3 phosphoglyceraldehyde। phosphoglyceric acid ना है, phosphoglyceraldehyde। दोस्तों तो अब तक हमने बात की कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन फेज की। तो यहां तक के फुल फॉर्म में आप याद रख लेना। RBP का फुल फॉर्म है दोस्तों रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। PGA का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGAL का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या दोस्तों, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बना, वो हुआ रिडक्शन फेज। दोस्तों 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है वो रिवर्सिबल होता है DHAP में, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोस्तों PGAL में से कुछ DHAP बनता है, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो PGA पागल हो गया और पागल होके धाक करके गिर गया। हम चौकस कह नहीं सकते कि कितने मॉलिक्यूल्स PGA और DHAP में कन्वर्ट्स होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल फेज है। आप देख रहे हैं PGAL और DHAP दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं। इधर ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू PGAL DHAP में कन्वर्ट्स होते हैं। ट्रायोज क्यों? क्योंकि इधर 3-3 कार्बन की प्रोडक्ट्स है, इसलिए। तो PGAL है उनमें से DHAP बना। कितने मॉलिक्यूल DHAP कन्वर्ट्स होता है हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे में रिवर्सिबल है। मालूम पड़ा? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं रिडक्शन फेज में हम PGA है वो पागल हो गया, पागल होकर दाब करके गिर गया, यानी कि PGAL और DHAP एक दूसरे के आइसोमरेज है। दोस्तों जो कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन फेज के बाद रीजनरेशन फेज देखने से पहले बीच का जो फेज होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन का। तो अब हम बात करेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों तो इधर हमने देखा 12 मॉलिक्यूल्स PGAL के बन रहे हैं और उनमें से कुछ DHAP में कन्वर्ट्स हो जाते रहे। तो अब इधर DHAP और PGAL का यूज होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो इधर हमने जो पाथवे दिया है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन का पाथवे दिया है। तो चलो हम देखते हैं। तो दोस्तों एक मॉलिक्यूल्स PGAL और एक मॉलिक्यूल्स DHAP, यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स PGAL और DHAP में से दो खर्च हो गए। इधर एक मॉलिक्यूल्स PGAL और एक मॉलिक्यूल्स DHAP जुड़कर फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू। दोस्तों जहां पर भी DHAP आता है वहां पर एंजाइम आता है एल्डोलेज। याद रखना, जहां पर भी DHAP आता है वहां पर एंजाइम आता है एल्डोलेज। दोस्तों एल्डोलेज एंजाइम है वो जोड़ने का काम करता है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखना 1 molecules PGAL and 1 molecules DHAP एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू बनता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। दोस्तों फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में से
एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दोस्तों फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से और एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू, तो बनता है ग्लूकोज। तो दोस्तों ऐसे होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। फिर से एक बार देखना, 12 मॉलिक्यूल्स पीजीए और डीएचएपी के बन रहे थे, तो उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के फॉर्मेशन में खर्च हो गए। दोस्तों अभी भी 10 मॉलिक्यूल्स बचे हैं पीजीएल और डीएचएपी के, तो 10 मॉलिक्यूल्स को हमें खर्च करना है रीजनरेशन की प्रोसेस में, वो भी हम आगे देखेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स है वो खर्च हो गए पीजीएल और डीएचएपी के ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो कैसे खर्च हो गए? पीजीएल और डीएचएपी एक दूसरे के साथ जुड़ता है aldolase एंजाइम के थ्रू, बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट ग्रुप एक रिमूव होता है फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू और बनता है ग्लूकोज। दोस्तों तुम्हारा मेन पर्पस था ग्लूकोज का फॉर्मेशन का, वो हो गया। अब तीसरी फेज में हमें रीजनरेशन की फेज में फिर से आरयूबीपी का फॉर्मेशन करना है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में से जो CO2 आ रहा है उसका भी फिक्सेशन करना है, तो और ज्यादा CO2 का फिक्सेशन के लिए आरयूबीपी का रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो तीसरा फेज हम देखेंगे रीजनरेशन का। तो दोस्तों अब तक हमने जो बात की वहां तक हमने देखा कि कार्बोक्सिलेशन फेज कैसे होता है, बाद में रिडक्शन फेज कैसे होता है। रिडक्शन फेज से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का दूसरा आइसोमर है डीएचएपी यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उनमें से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो। तो दोस्तों इधर 12 मॉलिक्यूल्स बने थे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के, उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो C3 साइकिल का दोस्तों इधर तक का फेज है वो तो बहुत इजी है। रीजनरेशन का फेज थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बहुत इजी बनेगा। तो दोस्त इधर देखो 12 मॉलिक्यूल्स पीजीएल के हैं, उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स खर्च हो गए, एक और एक 2 मॉलिक्यूल्स खर्च हो गए। अभी भी बचे कितने? 10 मॉलिक्यूल्स। 12 में से 2 खर्च हो गए, 10 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। 10 मॉलिक्यूल्स को हमें यूज करना है रीजनरेशन फेज में। तो चलो देखते हैं। तो अब इधर रीजनरेशन का फेज इधर से दोस्तों स्टार्ट हो गया। तो इधर 2 मॉलिक्यूल्स 3 पीजीएल फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स डीएचएपी यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो दोस्तों क्या बनता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है 2 मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दोस्तों हमने देखा कि जहां पर डीएचएपी आता है वहां पर एंजाइम यूज होता है aldolase, यानी कि aldolase वो जोड़ने का काम करता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो गए? 2 और 2 4, 10 में से 4 यूज हो गए पीजीएल और डीएचएपी के, बचे 6 मॉलिक्यूल्स। याद रखना 12 में से 2 इधर यूज हो गए, तो 10 मॉलिक्यूल्स बचे थे डीएचएपी और पीजीएल के। 10 में से इधर 4 यूज हो गए, बचे 6 मॉलिक्यूल्स। तो अब 2 मॉलिक्यूल्स फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना दोस्तों, उसके साथ जुड़ेगा 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स और भी जुड़ेंगे। तो याद रखो 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो क्या बनता है दोस्तों? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू अलग अलग 2 प्रोडक्ट्स बनती है दोस्तों याद रखना इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है जो बड़े कार्बन वाला जो होता है सबस्ट्रेट उसको तोड़ने की काम करता है। क्या करता है? तोड़ने का काम।
आल्डोलेज जोड़ने का काम करता है, ट्रांसकीटोलेज तोड़ने का काम करता है। यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन वाला है, इनमें से एक कार्बन को तोड़ेगा और दो प्रोडक्ट्स बनाएगा। देखो इधर 5 कार्बन वाली ज़ैल्यूलोज के दो मॉलिक्यूल्स, ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट एंड एक बनाएगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन। तो याद रखो ये 6 और 3 9। तो इधर दोस्तों प्रोडक्ट्स बनती है 5 कार्बन वाला ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट और 4 कार्बन वाला इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना दोस्तों, तो उसके साथ और भी दो मॉलिक्यूल्स डीएचएपी के जुड़ेंगे, तो बनेगा दोस्तों सुडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। क्या बनेगा? सुडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं सुडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। तो इधर यूज होता है आल्डोलेज एंजाइम, जहां पर डीएचएपी आता है वहां पर आल्डोलेज एंजाइम यूज कर दो, मालूम पड़ा। अब दोस्तों सुडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को हम रिमूव करते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू, तो बनता है सुडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। एक नंबर वाले स्थान के फॉस्फेट को रिमूव करा, बना सुडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। दोस्तों इधर सुडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ बाकी बचे दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, यानी कि बाकी बचे दो मॉलिक्यूल्स 3PgAl जुड़ते हैं और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम क्या करता है? बड़े बड़े कार्बन वाले सबस्ट्रेट को कार्बन तोड़ने का काम करता है। जो भी बड़ा सबस्ट्रेट है उसमें से कार्बन को तोड़ने का काम करता है, तोड़ के छोटे को देता है। यानी कि अमीर के पास से पैसे लेकर गरीब को देता है। सुडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के पास 7 कार्बन और पागल के पास 3 कार्बन, यानी कि PgAl के पास 3 कार्बन। तो अमीर, इसके पास कार्बन ज्यादा, इसके पास कार्बन कम, तो अमीर से पैसे लेकर गरीब को देता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम क्या करता है? अमीर के पास से पैसे लेकर गरीब को देता है, याद रखना, यानी कि कार्बन को तोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इधर प्रोडक्ट्स बनती है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन वाला और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन वाला। तो याद रखो 7 और 3 10, इधर भी 10 कार्बन हो गए। दोस्त इधर तक हमने जो बात की वहां तक अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिर 12 मॉलिक्यूल्स थे 3PgAl और DHAP के, उनमें से 12 से 12 यूज हो गए। तो चलो देख लेते हैं। 12 में से दोस्तों दो मॉलिक्यूल्स इधर यूज हो गए ग्लूकोज का फॉर्मेशन में, बाकी बचे 10 मॉलिक्यूल्स। तो 10 मॉलिक्यूल्स को हमें रीजनरेशन फेज में यूज करना है। तो 10 में से दो मॉलिक्यूल्स इधर यूज हो गए, बाकी बचे 4 मॉलिक्यूल्स दोस्तों। 4 में से दो इधर यूज हो गए, बाकी बचे 2 मॉलिक्यूल्स। 2 में से इधर 2 DHAP यूज हो गए, अभी भी 2 बचे और 2 है इधर यूज हो गए। तो हो गया इक्वल 12 से 12 यूज हो गए, 2 इधर और 10 रीजनरेशन फेज में। दोस्तों अब इधर जो हमने ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट बना था इधर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू, वो हमने साइड में रखा था कुछ टाइम के लिए। तो अब ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला है उनमें से ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, इधर जो रिबोज 5 फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट बना है, उनमें से एपिमरेज और रिबोज 5 फॉस्फेट में से आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUMP, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट 5 कार्बन का। दोस्तों रिबुलोज मोनोफॉस्फेट में से एटीपी का यूज होकर एटीपी में कन्वर्ट्स होगी और बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो दोस्तों ऐसे रीजनरेशन फेज में RUBP का फॉर्मेशन होता है। ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स और रिबोज 5 फॉस्फेट
एपिमरेज एंड आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। इधर एटीपी एंड एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट्स होता है। तो इधर दोस्तों देखो, यहां पर रिडक्शन फेज में 12 एटीपी खर्च हुए और 12 NADPH खर्च हुए 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, और रीजनरेशन फेज में 6 एटीपी इधर खर्च हुए। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए, एक मोलेक्यूल्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों इधर 18 एटीपी खर्च हुए और 12 NADPH खर्च हुए। याद रखना, इधर 12 एटीपी, इधर 6 एटीपी, 12 और 6 18 एटीपी और इधर 12 NADPH। तो हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी एंड NADPH स्ट्रोमा के अंदर बन रहा है वो एटीपी एंड NADPH है, वो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों 18 एटीपी और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट्स हुई। और रीजनरेशन फेज के बाद RUBP बनता है, वो RUBP और नए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो दोस्तों ये पूरी बात रही C3 साइकिल की। दोस्तों ये C3 साइकिल है, मेनली 3 फेज में होता है। उस 3 फेज को हमने डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। उसको एंजाइमेटिक प्रोसेस बोलते हैं और इसके बीच में जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका फंक्शन और एंजाइम आप खास करके याद रखना दोस्तों। तो हम फिर से एंजाइम की बात कर ले। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में रूबिस्को एंजाइम यूज हो रहा है। बाद में इधर काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है रिडक्शन फेज में। इधर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हो रहा है। इधर ट्रायोज आइसोमरेज। एंजाइम के फंक्शन क्या क्या है वो भी याद रखना। फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फेट को रिमूव करने का फंक्शन है। जहां पर भी DHAP आता है वहां पर आल्डोलेज एंजाइम यूज होता है दोस्तों। आल्डोलेज है वो जोड़ने का काम करता है दो मॉलिक्यूल्स। और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम दोस्तों, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अमीर के पास के पैसे लेकर गरीब को देता है। यानी कि इधर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास 6 कार्बन है, इसके पास से 1 कार्बन लेकर PGL को देता है। तो इधर जो प्रोडक्ट्स बनी 6 में से 1 इसको दिया तो 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट्स बनी इरिथ्रोज और 5 वाली बनी ज़ैल्यूलोज। तो ट्रांसकीटोलेज का फंक्शन क्या है वो याद रखना। आल्डोलेज का फंक्शन क्या है वो याद रखना। उस सारे एंजाइम के फंक्शन दोस्तों आप याद रखना। तो दोस्तों एक कार्बोक्सिलेशन फेज में बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से रिडक्शन फेज में बनता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। बाद में फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है रिवर्सिबल है DHAP में, यानी कि एक दूसरे के आइसोमर है दोनों। उनमें से 12 मॉलिक्यूल्स जो बने थे उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन में खर्च हो गए और बाकी जो 10 मॉलिक्यूल्स बचे हैं वो रीजनरेशन फेज में यूज हुए। दोस्तों आप एक कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन फेज उसके बीच का जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन का पाथवे है वो आप याद रखना दोस्तों। 11 साइंस, नीट, सेट, नेट लेवल का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों। तो अब देखो इधर हमने 6 RUBP लिए थे, क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए ग्लूकोज का मोलेक्युलर फॉर्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन चाहिए। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमने 6 मॉलिक्यूल्स RUBP लिए थे। इसलिए इधर हमें 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट्स पड़ी। मालूम पड़ा दोस्तों? तो याद रखना एक कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट्स रहती है, याद रखना दोस्तों। तो C3 साइकिल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन फेज कैसे होता है, उसकी हमने डिटेल में स्टडी की दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।